हेलो साथियों, मैं पुनीत प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पुनीत क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 73 नंबर से होगा, क्योंकि इसके पहले 2 वीडियो टेस्ट का डाला जा चुका है। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखिएगा। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और उसमें क्वेश्चन डाला गया है। ठीक है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछता रहता है, आता रहता है। तो उस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो देखेंगे तो एक सीरीज में क्रम में आपको देखने को मिलेगी, ताकि आप एक एक क्वेश्चन को अच्छा से जान पाएंगे, अच्छा से सीख पाएंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, कौन सा आंसर कैसे होता है और कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से आप इतना क्वेश्चन को क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद पार्ट 3 देखेंगे तो ज़्यादा यूजफुल होगा। चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग हिंदी सीखना चाहते हैं वो लोग भी इस वीडियो को देखकर सीख पाएँ। इसका लेक्चर वीडियो भी बना है, वो नहीं देखे हैं तो जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे हिंदी की प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें आपको हिंदी के टेस्ट और हिंदी का लेक्चर वीडियो सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। इससे पहले पार्ट 2 में 72 तक का 73 क्वेश्चन कवर कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें आपको वहाँ से शुरू किया जा रहा है और 112 तक का चलना है इसमें। चलिए, पहला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। जैसे कि ये पिछला क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोगों ने बताया था कि सी आंसर इसका सही था, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं था। ठीक है, मात्रा मतलब कि जिसमें ह का मंत्रा आया है, ह में आ का मंत्रा, न में आ का मंत्रा, म में छोटी मंत्रा है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसी को अमात्रिक बोलते हैं। अमात्रिक मतलब कोई मात्रा नहीं, मात्रिक मतलब मात्रा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट था। चलिए अब चलते हैं हम अपना आज का क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो ये आप याद रखिएगा, अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विसर्ग को। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। अब बात आती है विसर्ग क्या होता है। तो जैसे ये बिंदी लगाते थे 2, इसी को विसर्ग बोलते हैं, इसी को अयोगवाह भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 75 है। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? मतलब कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान बता दीजिए। जो ट वर्ग है वो पूरा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, मैंने इसको लेक्चर में बहुत अच्छा से समझाया था ग्राफ पे, कि ट वर्ग का सभी व्यंजन मूर्धन्य से बोला जाता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मूर्धन्य से ट वर्ग का सभी वर्ग बोला जाता है। क वर्ग का कंठ से, च वर्ग का तालु से। ठीक है, चालू तालु, और तथा दंत से, और ट से टमाटर वाला मूर्धन्य से। ठीक है, ट से लेकर अण तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 76 है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो मैंने बताया था मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, कि जो ल होता है वो पार्श्विक होता है। ठीक है, पार्श्विक होता है ल, और लुंठित को र बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? अभी हम लोग ने पढ़ा कि हिंदी में अंग और अह क्या होता है, तो ये होता है अयोगवाह। ठीक है, जिसको विसर्ग बोला जाता है। तो अयोगवाह होता है अंग और अ, जो इसमें अ लगा है बिंदी बिंदी, इसी को विसर्ग बोला जाता है। ठीक है, तो अयोगवाह होता है अंग और अ, इस दोनों को अलग रखिएगा याद, क्योंकि ये अ आ में अलग इसको काउंट किया जाता है, इसीलिए ये अयोगवाह के श्रेणी में आता है। तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? मतलब कि कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? जो कि संयुक्त व्यंजन मतलब कि जो 2 से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो कौन सा है जो 2 वर्गों से मिलकर नहीं बना है? ठीक है, तो ये है आपका स। जो पेटफरुआ स है वो 2 वर्गों से मिलकर नहीं बना है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? मतलब कि स्पर्श संघर्षी बताना है। तो आपको पता होगा कि जो है इसमें स्पर्श संघर्षी है, क्योंकि ये जो तीनों ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें से तीनों में से कोई स्पर्श संघर्षी नहीं है, बस ज ही है। तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? तो मैंने बताया था कि जब व्यंजन डायरेक्ट पूछे तो वो होता है 41, जब ऑप्शन में ना रहे तो 33 टिक करना है आपको। ठीक है, व्यंजन 41 कब होता है? जब इसमें उत्क्षेप आगत सब जुट जाता है। ठीक है, तब ये जाकर व्यंजन 41 होता है, नहीं तो स्पष्ट रूप से 33 ही होता है। तो इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट, 33 होता है व्यंजनों की संख्या।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में जो छ होता है उसका क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना बेहद जरूरी है। क्योंकि तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको ये बताया था कि जो ये छ होता है ये दो वर्गों से मिलकर बना होता है, इसको संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। तो ये बनता है क, है ना, क प्लस आधा स से बनता है। ठीक है, ये दोनों से मिलकर बनता है। तो जब ये पूछे कि किस वर्ण के बाद आता है, तो वर्ण आता है क के बाद। ठीक है, ये क के बाद आता है, इसीलिए इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको याद कर लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, पूछता है कि क के बाद आता है छ, इस बात को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। ठीक है, ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ए होता है जो कंठ तालव्य से बोला जाता है, मतलब कि कंठ से निकल के तालु पर खत्म होता है, तो इसको बोलते हैं कंठ तालव्य। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेक्चर वाली वीडियो देखेंगे तो सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है 83, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है। अंतस्थ नहीं है, तो मैंने आपको बताया था अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होता है, य, र, ल और व, ये चारों अंतस्थ होते हैं। इसके सिवा जो होगा वो नहीं होगा। देखिए इसमें य भी है, र भी है और व भी है, तो ह नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये ऊष्म व्यंजन होता है। अब आप बात करेंगे ऊष्म व्यंजन क्या होता है, तो ऊष्म व्यंजन में तीनों स और ह ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि इसको बोलते समय मुंह से ऊष्मा निकलती है, गर्म हवा निकलता है, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अघोष वर्ण कौन है, मतलब कि अघोष वर्ण बताना है कि चारों ऑप्शन में से अघोष वर्ण कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अघोष वर्ण कौन सा होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें अघोष वर्ण दांटी स है। ठीक है, डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 85 है, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ है, मतलब कि तालु से बोले जाने वाली। इस प्रश्न को आप देखते ही बता पाएंगे कि च वर्ग के सभी वर्ग, मतलब कि च वर्ग का जो सब आता है पांचों, वो तालु से बोला जाता है, तालु चालू। तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। अल्प प्राण बताना है, अल्प प्राण महाप्राण मैंने पढ़ाया है आपको, तो आपको याद होगा। ठीक है, वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, उसके बाद टेस्ट देंगे तो ज़्यादा कुछ समझ में आ जाएगा आपको। तो अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी नहीं है, तो इसमें जो लिखा है ये अल्प प्राण में नहीं आता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत व्यंजन ध्वनियाँ है, मतलब कि इस सबको, मतलब कि सब प्रकार की सुविधा किस शब्द में है, किस वर्ण में है। ये जो इतना चीज़ है, स्पर्श भी होना चाहिए, घोष भी, महाप्राण भी, दंत भी और व्यंजन भी होना चाहिए, वो कौन सा ऐसा ध्वनि है। तो ये ध्वनि है आपका थ। ठीक है ना, तो के बाद जो थ आता है यही है, नीचे हलंत लगना जरूरी है इसमें। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ ध्वनियाँ। आप कहेंगे कि सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे व्यंजन पूछा गया था और यहाँ पे ओष्ठ व्यंजन पूछा गया। ठीक है, और सब तो ठीक ही है, इसमें दंत हटा दिया गया है नीचे वाला में। तो अब आपको इस हिसाब से बताना है कि स्पर्श, घोष भी हो, महाप्राण भी और ओष्ठ भी हो, मतलब कि ओठ से भी बोला जाने वाला ध्वनिया हो। तो ये होता है आधा भ, मतलब कि भ। तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। इस दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा, इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत्त है। तो संवृत्त स्वर आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आज से पता होना चाहिए। ठीक है, संवृत्त स्वर कौन सा होता है, ई होता है। ठीक है ना, छोटी ई संवृत्त होता है, तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ है। मूर्धन्य बताना है आपको कि कौन सा मूर्धन्य है, तो आपको पता होना चाहिए कि मूर्धन्य कौन सा होता है। आपने इतना कुछ पढ़ा तो आपको नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। तो जो ट वर्ग की सारी ध्वनियाँ होती है वो मूर्धन्य होती है, आपको पता होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी की ब ध्वनि है। ठीक है, जो ब होता है वो कहाँ की ध्वनि है, तो प, फ, ब, भ। प वर्ग कहाँ से बोला जाता है, तो प वर्ग आपको पता होना चाहिए कि प वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, प बोलेंगे तो दोनों ओष्ठ
आपका चपकेगा, ठीक है। प बोलेंगे, बोल के देख लीजिए, प फ ब बोलेंगे तो दोनों ओठ आपस में चिपकेंगे छूटेंगे, चिपकेंगे छूटेंगे, ठीक है। तो ये ओष्ठ ध्वनियाँ होती है, बोल के ये आप जांच सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से दंत ध्वनियाँ है, मतलब कि दांत से बोली जाने वाली। तो दांत से कौन बोला जाता है, आपको पता है बहुत अच्छा से, ठीक है। तो बताइए दांत से कौन बोला जाता है। तो दांत से त वर्ग का सभी ध्वनियाँ बोली जाती है। तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है। संवृत फिर से आ गया, तो आप इसका देखते ही आंसर करेंगे कि छोटा ई संवृत स्वर होता है। तो ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा दंत ओष्ठ है, मतलब कि दांत और ओष्ठ दोनों से बोले जाने वाला ध्वनि कौन सा है। तो ये होता है व। जो व होता है वो दंतोष्ठ होता है, दांत और ओष्ठ दोनों से मिलकर बोला जाता है। तो नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है, मतलब मूर्धन्य से कौन बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, मूर्धन्य से बोला जाता है ट वर्ग, अभी मैंने बताया पीछे। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। तो स जो होता है तलावी स, वो ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो मैंने पिछली वाली वीडियो में या फिर इसी वीडियो में मैंने बताया होगा कि तालव्य से बोला जाता है, च वर्ग में इसको भी शामिल किया गया है। तो इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। पार्श्विक क्या होता है, तो ल होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और लुंठित जो होता है वो र होता है, ठीक है। य र ल वो अंतस्थ होता है और तीनों स उष्म व्यंजन होता है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन दो मतलब कि वर्णों से मिलकर कौन सा नहीं बना है, ठीक है। तो इसमें भी आपको वही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप आसानी से इसको टिक कर पाएंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाए। ये क और स से मिलकर बनता है त, र से और ज और य से मिलकर ग्यों बनता है, ठीक है। तो इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है। मैंने अभी बताया कि य र ल व है जो अंतस्थ व्यंजन होता है, ठीक है। तो सी इसका सही हो जाएगा। उष्म में आता है तीनों स और ह। ओष्ठ में आपका पफ ब का पूरा सीरीज और तालव्य में च वर्ग पूरा आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है, ठीक है। अर्ध स्वर बताना है। तो अर्ध स्वर आपको पता है कि य होता है, ठीक है। य को अर्ध स्वर भी बोला जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। आपको इसको पॉइंट को नोट कर लेना है कॉपी पे, अर्ध स्वर य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन फिर से बताना है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, फ नहीं है, और सब दो वर्णों से मिलके बनता है, ठीक है। लेकिन फ किसी से नहीं बनता है, ये एक अलग है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। तो मैंने बताया कि पार्श्विक ल होता है, ठीक है, और पार्श्विक ल होता है, लुंठित र होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन बार बार हो गया है, चलिए उससे कोई बात नहीं है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो बड़ा ऊ होता है वो किस प्रकार का स्वर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी में आएगा, पीजीटी टीजीटी में ये सब क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। टीचर का जो एग्जाम होता है टेट का, उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप टेट का तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 103 नंबर का आंसर क्या हो सकता है, आप सोच लीजिए। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है, पश्च संयुत, ठीक है। आपको इसको नाम भी याद रखना है, ठीक है। तो ऊ जो होता है बड़ा ऊ वो पश्च संयुत होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व का उच्चारण स्थान है। ये तो एक बार और क्वेश्चन आया था, लेकिन फिर से देख लेते हैं। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, दंतोष्ठ मतलब दांत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 105 है, कौन सी ध्वनियाँ महाप्राण नहीं है। महाप्राण नहीं है मतलब कि अल्प प्राण होगा, तो अल्प प्राण होता है ज, या फिर ये तीनों ध्वनियाँ महाप्राण में आता है, ज आपका नहीं आता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु से, मतलब कि कंठालु बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये बताना है आपको आंसर। तो ये हो जाएगा डी। जो आय होता है, ए और आय दोनों कंठा तालु से बोलते हैं, ठीक है। कंठ और तालु दोनों से ध्वनि निकलती है। ए और आय दोनों का आवाज यहीं से निकलता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। संघर्षी बताना है कि कौन सा व्यंजन है। तो संघर्षी आपका ह हो जाएगा, ठीक है। ह आता है संघर्षी में, आपको इसको भी याद रखना है। तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाए। 107 का सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? ठीक है, उसमें व्यंजन संघर्षी पूछा गया था, इसमें स्पर्श संघर्षी पूछा गया, तो स्पर्श संघर्षी ज होगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो विसर्ग से पता होना चाहिए कि देखिए ये विसर्ग से बना है, विसर्ग इसी चिन्ह को बोलते हैं, तो ये विसर्ग से बना है। ठीक है, इसमें ये चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो ये विसर्ग शब्द से बना है, तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तालव्य ध्वनिया है, मतलब कि तालु से बोले जाने वाली ध्वनिया बताना है, तो तालु से बोला जाता है च वर्ग, चालू तालु। ठीक है, जो च वर्ग का पूरा जो होता है उसको तालु से बोला जाता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, तालु से बोला जाता है च वर्ग का शब्द। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष मतलब सघोष ही होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा सघोष नहीं है, तो सघोष कौन सा नहीं है? तो जो है वो सघोष नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? ठीक है, ये क्वेश्चन पीछे हो चुका है, फिर से ये रिपीट हो गया। तो देखिए सब में री का यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें नहीं हुआ है, तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो। चलिए यहीं पर इस सेशन को समाप्त करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लास्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप कमेंट में बताइएगा हमको कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। ठीक है, मतलब कि वीडियो देखने से कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं आपका लेक्चर, ये टेस्ट देने के बाद ही पता चल पाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर करिएगा कि कितना सही हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, मतलब कि इसका अलग टॉपिक, अगला टॉपिक होगा विराम चिन्ह, जो कि आपके हिंदी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, हिंदी के लिए बहुत ज़रूरी होता है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह हमारे उच्चारण की दृष्टि को ही बदल देता है। ठीक है, मैं बहुत अच्छा से बताऊंगा डीप में आपको, ताकि आप एक एक चीज़ को समझ पाएंगे कौन सा चिन्ह का कहाँ प्रयोग उचित होता है। ठीक है, तो विराम चिन्ह वाला वीडियो को जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।